ओजी डेवलपर्स के सीईओ जनाब हारून हनीफ साहब। हारून साहब, क्या देखते हैं इस वक्त जो करंटली सूरत हाल चल रही है इलेक्शन के बाद, रियल एस्टेट के जो मेजर इश्यूज हैं वो क्या हैं? देखिए, सबसे बड़ा इशू जो है ना वो हमारा डॉलर का है। अच्छा, डॉलर स्टेबिलिटी, मैं अक्सर कहता हूँ यार, डॉलर 300 पे रोकना है, 350 पे रोकना कि रोक दे। हाँ, रुक और जाए। उसको स्टेबल कर दे। हाँ, रुक जाए, क्योंकि हमारी ओवरसीज चलती है, हमारा ये रियल एस्टेट चलता है ओवरसीज से। ठीक है। ओवरसीज जब देखता है कि यार डॉलर बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट हो रहा है, तो फिर वो थोड़ा सा उसमें कंसर्न हो जाता है और रुक जाता है, वो देखने लग जाता है मार्केट कहाँ जा रही है। तो मेजर इम्पैक्ट तो उसका आ रहा है। बाकी उसके अलावा हमारे लोकल भी ठीक है हमारा, लेकिन अभी बेहतरी आ गई है नई गवर्नमेंट आने के बाद, चीजें आने के बाद। अब ईद के बाद तो काफी अच्छा रिस्पांस आ रहा है, मार्केट अब बेहतरी की तरफ जा रही है। बेहतरी की तरफ जा रही है। खास तौर पर कंस्ट्रक्शन के हवाले से हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। तो अरुण साहब, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को किस तरह देखते हैं? जो मटेरियल कॉस्ट बहुत बढ़ चुकी थी, आया उसमें कोई स्टेबिलिटी आई है आपकी नजर में? आपको क्या लग रहा है कि आने वाले वक्त में कुछ बेहतरी आएगी? देखिए, कंस्ट्रक्शन की जो कॉस्ट है वो थोड़ी सी पहले स्टेबल हुई, अब थोड़ी सी कम हो गई है। कम हो गई है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि काम नहीं है। हाँ, कम हुई है, लेकिन उसका मसला ये है कि अब काम नहीं है। ठीक है, इसके ऊपर काम नहीं हो रहा। इसमें गवर्नमेंट को कुछ ऐसी एमनेस्टीज लानी पड़ेंगी अगर इस इंडस्ट्री को चलाना है। इवन मैं तो अक्सर कहता हूँ, रियल एस्टेट हमारी वो इंडस्ट्री है जिसने कोरोना में साथ दिया। अब कोरोना के, जिस इंडस्ट्री ने कोरोना में साथ दिया, उस इंडस्ट्री को दोबारा रिवाइव कर सकते हैं, वो पूरी आपकी इकोनॉमी चला सकती है। ठीक है। तो उसके लिए थोड़ी एमनेस्टी लाएं, कंस्ट्रक्शन के अंदर भी और रियल एस्टेट क्या के होना अंदर चाहिए भी। एमनेस्टी में? तो क्या आपको क्या लगता है, कौन सी पॉलिसीज ऐसी हैं जिनको बेहतर होने की जरूरत है? मैं आपको एक छोटी बात बताता हूँ। आप देख रहे हैं कि दुबई के अंदर ये जो अभी लीक्स आई हैं, प्रॉपर्टी लीक्स, उसमें पाकिस्तानियों का सेकंड नंबर है। जी हाँ। इसका मतलब ये है कि लोग यहाँ से पैसा निकाल के बाहर ले जाते हैं। जी हाँ। अच्छा, ये ज्यादातर सबको पता है, ये वो पैसा है जो ब्लैक मनी है। ठीक है। तो ये, या ब्लैक मनी से मुराद ये नहीं करप्शन का है, ये भी है कि जो टैक्स का और ये वो। तो हमें ऐसी एमनेस्टी यहाँ देनी चाहिए कि ये पैसा पाकिस्तान में रह जाए। बाहर भी तो जाके उन मुल्कों में भी तो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट हो रहा है ना। यानी खास तौर पर जो टैक्सेस हैं इसमें कुछ रिलीफ देना चाहिए ताकि पाकिस्तान का पैसा पाकिस्तान में रहे, यहीं पर इन्वेस्टमेंट हो। यस, लेकिन जब यहाँ रहेगा, रियल एस्टेट में पैसा इन्वेस्ट होगा, कंस्ट्रक्शन होंगी, प्रॉपर्टीज बाय की जाएंगी, तो जॉब्स क्रिएट होंगी, पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमी में पैसा रहेगा, रोलिंग होगी, पैसा बाहर नहीं जाएगा। ये बस इतनी सी बात सोचने वाली है। तो वो जितनी ज्यादा सख्ती करते हैं वो पैसा फिर निकल जाता है। हारून साहब, हम मार्केट में देखते हैं कि बैक टू बैक हाई राइज प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं और जिस तरह बात कर रहे हैं कि एमनेस्टी आनी चाहिए और ये स्टेबिलिटी नहीं है, तो अभी जो मेजर चैलेंजेस हैं वो क्या हैं? देखिए, ये मेजर चैलेंजेस जो हाई राइज के अंदर है, इसके अंदर तो बड़ा मसला जो है ना, वो जो फ्रॉड्स हो रहे हैं बस उसी का। देखिए ना, लॉन्चिंग तो हो जाते हैं फिर डिलीवर नहीं कर पाते, ये एक बहुत बड़ी वजह है जिस तरह बता रहे हैं कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के वाले से। यस, देखिए, कॉस्ट ऊपर जा रही है, प्रोजेक्ट जो है वो उसी तरह है, प्राइसिंग आपकी वही है, और प्रोजेक्ट लॉन्च हो जाता है। लेकिन उसके लिए मैंने पिछली एक आपके साथ भी एक बार मैंने कहा था, गवर्नमेंट को एक इदारा बनाना पड़ेगा, और ऐसा इदारा जो इस चीज को मेक श्योर करे कि कोई भी प्रोजेक्ट जो है वो हवा में लॉन्च नहीं होगा। सिर्फ वही प्रोजेक्ट आएगा जिसकी लैंड क्लियर है, ओनरशिप क्लियर है, अप्रूवल्स क्लियर है, कंस्ट्रक्शन चल रही है, वही प्रोजेक्ट है। तो उससे कम से कम को 90% तो आपका रिस्क जो है ना वो कम हो जाएगा। ठीक है। और क्लाइंट के लिए भी इससे बचने का भी वही तरीका है कि सारी चीजों को चेक करके इसमें जाया जाए। तो इसमें थोड़ा सा गवर्नमेंट को जो है ना एक्टिवली पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। आइडेंटिफिकेशन के लिए खास तौर पर हम बात कर रहे हैं, आइडेंटिफाई किस तरह किया जाए? ये तो आइडेंटिफाई बड़ी मुश्किल है जी, आइडेंटिफिकेशन कि ये डेवलपर डिलीवर करेगा या नहीं करेगा। जिस तरह हम रोज सोशल मीडिया पे कैंपेन्स भी देखते हैं, क्योंकि मार्केटिंग के तो कोई पैरामीटर्स हैं नहीं, कोई पॉलिसी बनी नहीं हुई। कोई भी डेवलपर आता है, आया उसके पास लैंड है या नहीं है, कोई कंस्ट्रक्शन कर रहा है या नहीं कर रहा, वहां पर सोशल मीडिया पर कैंपेन शुरू हो जाती है, बल्कि टेलीविजन पे भी कैंपेन शुरू हो जाती हैं। तो आइडेंटिफाई करना, आप क्या समझते हैं कि ये तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे जो पब्लिक है उसके लिए? डेफिनेटली, देखिए, अब जो डेवलपर है ये वो भी तो पाबंद है ना। अगर देखिए, आप मेरे साथ इन्वेस्टमेंट करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं डेवलपर हूँ, तो इसका मतलब ये है कि वो मेरी कोई पर्सनल प्रॉपर्टी तो है नहीं। मैंने तभी वो पब्लिक की ना कि जी मैं ये बेचना चाह रहा हूँ।
तो मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकती है, मैं अपना उस सारी प्रॉपर्टी के उस चीजों के डॉक्यूमेंट्स आपके साथ शेयर करूं, आपको सेटिस्फाई करूं कि जी देखे ये प्रोजेक्ट मैं कर रहा हूं, ये प्रोजेक्ट के इस जमीन के ये ऑनरशिप डॉक्यूमेंट्स है, ये एनओसीज है या ये अप्रूवल्स है, ये आपके जनाब कंस्ट्रक्शन आपके सामने है, हो रही है। तो इसमें तो कोई मतलब कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है कि जो नहीं हो सकती, बड़ा इजी काम है। और जैसे आप कह रहे थे, देखिए हाई राइज जो अब आगे जमाना भी हाई राइज का ही है, हमारे पास जगह नहीं है, रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है, और ये रिक्वायरमेंट सिर्फ हाई राइज ही पूरी कर सकती है, चाहे वो कमर्शियल की है चाहे रेजिडेंशियल की है। और खास तौर पे हमारे जितनी रेजिडेंशियल की रिक्वायरमेंट है वो सिर्फ हाई राइज पूरे कर सकते हैं, अपार्टमेंट्स पूरे कर सकते हैं। तो उसकी तरफ जाना पड़ेगा और उसमें आपको इस छोटे से क्राइटेरिया को फॉलो करना पड़ेगा। हारून साहब, हाई राइज की बिल्कुल वक्त की जरूरत भी बन चुका है, मगर इसमें बहुत से चैलेंजेस भी हैं। जैसे अक्सर होता क्या है, जब प्लानिंग हो रही होती है उसमें ये चीज़ों पर गौर नहीं किया जा रहा होता, बिल्डिंग्स बना दी जाती हैं, क्या जहां पर वो बिल्डिंग बन रही है वो रोड की विड्थ क्या है, वो कितनी गाड़ियों का जो फ्लो है वो बर्दाश्त कर सकता है ऑफिस टाइमिंग में, स्कूल टाइमिंग में, फिर वो पार्किंग को किस तरह से कैटर करेगा कि एक फ्लो भी बरकरार रहे और किसी किस्म का कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। इस हवाले से भी प्लानिंग आप समझते हैं कि जो हमारे प्रोजेक्ट्स बनने इसमें प्लानिंग हो रही है? देखिए, अगर तो दो जिम्मेदारियां ना, एक तो डेवलपर की अपनी है कि वो इन चीजों को देखे कि भाई मेरी पार्किंग क्या होगी, मेरे पास रोड्स क्या है, ट्रैफिक फ्लो क्या होगा, इवन ये तो बड़ी बातें होगी, सीवरेज का सिस्टम कैसे होगा और बाकी। उसके साथ साथ आपका जो जैसे लाहौर में एलडीए है, एलडीए बड़ा अच्छा काम कर रहा है, उनके जो बायलॉज हैं, उनकी जो बुक्स है, अगर कोई उसके मुताबिक बनाए और उसके मुताबिक अप्रूवल्स ले, तो उन्होंने वो बड़े सख्त रूल्स है, ऐसा नहीं है कि बड़े इजी हैं। और उन्होंने हर चीज को देखते हुए वो हाइट अलाउ करते हैं आपकी सामने की रोड देख के कि आप कितनी बड़ी रोड के ऊपर है, वो आपका सीवरेज सिस्टम देख के आपको उसके अप्रूवल्स देते हैं। तो सिस्टम तो हमारे हैं, उसके मुताबिक अगर काम करें तो ये मसाइल नहीं आएंगे। बिल्कुल ठीक है। इस वक्त आप क्या देख रहे हैं, जो ओवरसीज हैं हमारे, ओवरसीज को कन्विंस करना आसान है, कन्विंस करना मुश्किल है, उनके सवालात क्या हैं? देखिए, ओवरसीज का ना इस टाइम हमारा जो सबसे बड़ा मसला है ना, वो सिर्फ यही है कि लोगों के साथ जो पिछले कुछ अरसे में जो डिलीवरी हुई, चाहे वो आपके फाइल सिस्टम में था, चाहे वो प्लॉट्स थे, चाहे वो हाई राइज बिल्डिंग्स थी, उसके अंदर लोगों के साथ जो धोखे हुए, वो मसला यही है। सिर्फ उनको, सिर्फ वो बाहर बैठे होते हैं, उनके आंखें उनके कान कौन है, वो हम लोग होते हैं यहाँ पे। उनको अगर सही चीज दी जाए ना, अगर हाई राइज का प्रोजेक्ट है तो डिलीवरी हो, टाइमली कंस्ट्रक्शन हो रही हो, उनको और कुछ नहीं चाहिए, उनकी बस ये बेसिक रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो बस इसमें ये चीजों को देखते, हाई राइज है तो कंस्ट्रक्शन होते हुए प्रोजेक्ट में जाएं और डिलीवरी टाइम पे हो। तो हमारी रियल इस्टेट इंडस्ट्री को सिर्फ ओवरसीज चला रहा है। बिल्कुल।